हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फॉरेस्ट गंप नाम की मूवी की पूरी कहानी को। ये कहानी है फॉरेस्ट गंप नाम के एक बंदे की जो कि दिमाग से थोड़ा कमज़ोर सा होता है। इसका आईक्यू लेवल नॉर्मल से भी बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी ज़िंदगी में इतने सारे काम करता है कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं फॉरेस्ट गंप बस स्टॉप पर बैठा होता है। तभी उसके पास एक औरत आकर बैठ जाती है। उसके पास एक चॉकलेट का डिब्बा होता है जिसमें से वो चॉकलेट निकाल के खाता है और वो उस औरत से ही पूछता है कि आप खाएंगी, लेकिन वो औरत कोई जवाब नहीं देती है। फॉरेस्ट बोलता है कि मैं ऐसी 1.5 लाख चॉकलेट खा सकता हूँ। वो उस औरत के जूते देखता है और कहता है आपके जूते बहुत अच्छे हैं, इनमें बहुत आराम मिल रहा होगा। तभी वो औरत बोलती है नहीं, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। अब फॉरेस्ट कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से जूते पहने हैं। वो कहता है अगर मैं अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालूँ तो मुझे मेरी ज़िंदगी के पहले जूते याद आ जाएंगे। अब फॉरेस्ट उस औरत को अपनी कहानी सुना रहा होता है। तो अब हम देखते हैं कि फॉरेस्ट अब बच्चा होता है। अब हम देखते हैं कि वो एक डॉक्टर के पास होता है क्योंकि कॉप्सन के कारण उसके पैरों में कमजोरी आ जाती है। तो डॉक्टर उसके पैरों पर ब्रासिस लगा देता है और डॉक्टर उसकी माँ से कहता है कि इसके पैरों में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं इसे सीधा कर दूंगा। अब फॉरेस्ट और उसकी माँ अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में कुछ लोग फॉरेस्ट को देखकर हंसते हैं। तभी उसकी माँ उससे कहती है कि कभी भी किसी को ये मत बोलने देना कि वो तुमसे बेटर है। अगर खुदा सबको एक जैसा बनाता तो वो सबके पैर तुम्हारे जैसा बनाता। फॉरेस्ट गंप का नाम फॉरेस्ट एक वर्ल्ड वार हीरो के नाम से इंस्पायर होकर रखा जाता है। अब फॉरेस्ट की माँ चाहती है कि उसे अच्छी एजुकेशन मिले, इसलिए वो उसे एक अच्छे स्कूल में ले जाती हैं। वहाँ का प्रिंसिपल कहता है कि इस बच्चे का एडमिशन इस स्कूल में नहीं हो सकता क्योंकि इसका आईक्यू लेवल नॉर्मल से भी बहुत कम है। हमारे स्कूल में सिर्फ नॉर्मल से भी अब वाले बच्चे का एडमिशन होता है। आपका बच्चा हमारे स्कूल के क्राइटेरिया से मैच नहीं करता, आप इसे किसी दूसरे स्कूल में ले जाइए। अब फॉरेस्ट का एडमिशन हो जाता है और उसे एक दिन बस लेने आती है। जब वो उस स्कूल बस में चढ़ता है तो कोई बच्चा उसे अपने बगल में नहीं बिठाता। तभी एक लड़की बोलती है अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पर बैठ सकते हो। वो लड़की उसे वहाँ पर बिठा लेती है। उस लड़की का नाम जेनी होता है। अब जेनी और फॉरेस्ट दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। अब हम देखते हैं कि फॉरेस्ट और उसकी माँ ये दोनों अकेले अपने घर में रहते हैं। इनके पास बहुत बड़ा घर होता है, कई रूम होते हैं, इसलिए उसकी माँ लोगों को रेंट पर रहने के लिए कमरे दे देती है। एक वक्त पर उनके घर में एयरवर्ल्स स्पेशली रहने के लिए आता है और हम देखते हैं कि फॉरेस्ट उसके गिटार की तान पर अपने डांस मूव्स दिखाता है। वो बड़े ही अजीब तरीके से डांस करता है। कुछ दिनों बाद फॉरेस्ट और उसकी माँ मार्केट से जा रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि एवलिस स्पेशली अपने शो में उसके डांस मूव्स दिखाता है, वही डांस मूव्स जो फॉरेस्ट करता है। ये देखकर उसकी माँ देखती रह जाती है और आगे चलकर ये एवलिस स्पेशली बहुत पॉपुलर हो जाता है और एक किंग बन जाता है। और कुछ सालों बाद उसकी मौत हो जाती है। फॉरेस्ट उस औरत से कहता है जिसको वो कहानी सुना रहा होता है शायद किंग बनना बहुत मुश्किल होता है। अब हम देखते हैं कि फॉरेस्ट और जेनी बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो साथ ही खेलते हैं, साथ ही बैठते हैं और ज़्यादातर अपना समय एक साथ ही गुजारते हैं। एक दिन वो और जेनी जब जा रहे होते हैं तो 3 बच्चे पीछे से आकर फॉरेस्ट पर पत्थर मारने लगते हैं, लेकिन फॉरेस्ट वहीं पे खड़ा रहता है। तभी उससे जेनी कहती है कि फॉरेस्ट भागो भागो फॉरेस्ट, लेकिन उससे भागा नहीं जाता क्योंकि उसके पैरों में ब्रेसेस होते हैं। लेकिन वो बहुत स्पीड में भागने की कोशिश करता है। तभी उसके ब्रेसेस टूट जाते हैं। अब फॉरेस्ट इतनी तेज़ी से भागता है कि वो बच्चे उसे साइकिल से भी नहीं पकड़ पाते हैं। अब उसके पैर ठीक हो चुके हैं, लेकिन अब उसे भागना बहुत अच्छा लगता है। वो भागता ही रहता है, जब कहीं भी जाता है तो वो भागता ही रहता है। जेनी जो कि फॉरेस्ट की फ्रेंड है, उसका घर फॉरेस्ट के घर से थोड़ी दूर होता है। उसके घर में उसकी माँ नहीं होती है, सिर्फ उसके पिता होते हैं जो कि अच्छे आदमी नहीं थे। इसलिए पुलिस जेनी को उसकी नानी के घर छोड़ देती है। उसकी नानी के घर फॉरेस्ट के घर से और पास था। उसकी नानी के घर पर एक कुत्ता था, वो जेनी को सोने नहीं देता था, इसलिए जेनी रात को फॉरेस्ट के घर पर सोने के लिए जाती थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और फॉरेस्ट और जेनी अब बड़े हो चुके हैं। अब एक दिन वो लड़के जो कि पहले फॉरेस्ट को बचपन में परेशान करते थे, अब वो भी बड़े हो चुके हैं। अब फॉरेस्ट और जेनी फिर से एक बार जा रहे होते हैं। तभी वो लोग पीछे से आ जाते हैं और फिर से फॉरेस्ट पर पत्थर मारते हैं और फॉरेस्ट वहीं पे खड़ा रहता है। तभी जेनी उससे भागने को कहती है, इसलिए वो भागना शुरू करता है। वो बहुत तेज भागता है, उससे गाड़ी से भी नहीं पकड़ पाते हैं। अब फॉरेस्ट भागते भागते एक फुटबॉल के ग्राउंड में पहुंच जाता है और वो फुटबॉल के ग्राउंड में से भागता हुआ कट जाता है। लेकिन जब वो भाग रहा होता है तो उसके साथ एक गोल करने के लिए प्लेयर भी भाग रहा होता है। फॉरेस्ट उससे आगे निकल जाता है। ये देखकर वहाँ बैठा कोच पूछता है कि ये कमबख्त कौन है। तभी वहाँ पर एक आदमी जवाब देता है कि ये यहाँ का लोकल इडियट है, इसका नाम फॉरेस्ट गंप है।
उसके भागने की स्टेमिना को देखकर वो कोच उसे उस कॉलेज की स्पोर्ट टीम में ले लेता है। हालांकि उसे फुटबॉल की कोई नॉलेज नहीं होती है, तो वहाँ पर कोई उसे भागने को कहे, कोई और उसे बता दे कि कौन से डायरेक्शन भागना है, तो उसे बस कोई नहीं पकड़ पाता। यहाँ तक कि वो भागते भागते ग्राउंड से बाहर निकल जाता है। जब तक कोई उसे रोकने को ना कहे तब तक वो रुकता ही नहीं है। अब वो टीम जितने भी मैच जीत रही थी वो सब फॉरेस्ट की वजह से जीत रही थी। धीरे धीरे वो बहुत फेमस हो जाता है। अब उसे ऑल अमेरिकन टीम में भी ले लिया जाता है और उसे नेशनल लेवल पर खेलने का मौका मिलता है और 5 साल तक वो फुटबॉल खेलता रहता है। उसके गेम की बदौलत उसे कॉलेज की डिग्री मिल जाती है। उस दिन उसके कॉलेज में एक आर्मी ऑफिसर आता है और उससे पूछता है, क्या तुमने अपने करियर के बारे में कुछ सोचा है? इसके बाद फॉरेस्ट आर्मी में भर्ती हो जाता है। अब उसे एक बस लेने आती है जिसमें आर्मी के जवान बैठे होते हैं और वो ट्रेन के लिए जा रहे होते हैं। फॉरेस्ट बस में चढ़ने से पहले ड्राइवर को अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है, हाय मैं हूँ फॉरेस्ट गंप। तभी वो ड्राइवर कहता है, यहाँ किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता तू कौन है गंदी नाली के कीड़े, चुपचाप जाकर बैठ जा। अब फॉरेस्ट जब अंदर जाता है तो कोई उसे अपने साथ नहीं बिठाता। उस बस में एक लड़का होता है, वो फॉरेस्ट को अपने साथ बिठा लेता है। वो बोलता है, मेरा नाम बेंजामिन बुफेट ब्लू है, लेकिन लोग मुझे प्यार से बब्बा बुलाते हैं। तभी फॉरेस्ट कहता है, मेरा नाम फॉरेस्ट गंप है और लोग मुझे फॉरेस्ट गंप बुलाते हैं। अब हम देखते हैं कि जेनी वहाँ के लोकल बार में सिंगिंग करती है। जब फॉरेस्ट वहाँ पर उसके गाने को देखने जाता है, उसका ध्यान उसके गाने पर होता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग उसे छेड़ रहे होते हैं। अब फॉरेस्ट उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से पीटता है। अब जेनी बाहर आती है और फॉरेस्ट पर बहुत गुस्सा होती है। वो कहती है, तुम्हारी वजह से मेरी जॉब चली गई। अब जेनी की ज़िंदगी में बहुत सी परेशानी चल रही होती हैं और ऊपर से उसे जॉब भी चली जाती है, इसलिए वो वहाँ पर सुसाइड करने की मूड में होती है। वो उस पुल से कूदने की कोशिश करती है लेकिन फिर रुक जाती है। अब वो फॉरेस्ट से गुस्सा होकर वहाँ से जा रही होती है। तभी फॉरेस्ट कहता है कि मुझे अगले दिन वियतनाम वॉर के लिए भेजा जा रहा है। ये सुनकर जेनी शॉक रह जाती है। तभी जेनी वापस से फॉरेस्ट के पास आती है और उससे कहती है, अगर वहाँ पर कोई मुसीबत आ जाए तो हीरो बनने की कोशिश मत करना, वहाँ से सीधा भागना, जितनी तेजी से भाग सको वहाँ से भागना। 1967 वियतनाम वॉर में 9th इन्फेंट्री डिवीजन के साथ ये लोग डेल्टा रीजन में शामिल होते हैं और वहाँ पर बुआ और फॉरेस्ट की मुलाकात होती है लेफ्टिनेंट डैन टेलर से। डैन टेलर के घर में उनके पिताजी, दादाजी, परदादाजी सबके सब आर्मी में थे और उन्होंने किसी न किसी जंग में अपने देश के लिए उन्होंने बलिदान दिया था। और लेफ्टिनेंट डैन भी कुछ इसी सपने के साथ आर्मी को ज्वाइन करता है। अब बब्बा को वहाँ पर एक समुद्र दिखता है और वो फॉरेस्ट से कहता है, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि इस समुद्र में बहुत सारे झींगे होंगे। दरअसल बब्बा झींगों के अलावा कोई बात नहीं करता था। वो फॉरेस्ट से कहता है कि एक बार हम यहाँ पर कब्जा कर लें, फिर मैं यहाँ पर झींगे पकड़ने के लिए आऊँगा। बब्बा फॉरेस्ट से कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, हम लोग यहाँ से वापस जाने के बाद एक बोट खरीदेंगे और झींगे का बिजनेस करेंगे। हमारी पार्टनरशिप होगी 50-50 और हमें घर लेने की भी ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि हम बोट में ही सो सकते हैं। अगर हमको भूख लगे तो हम जो झींगे पकड़ेंगे उनको खा भी सकते हैं। तभी फॉरेस्ट कहता है, अच्छा आइडिया है। इन लोगों को यहाँ पर कई महीने हो जाते हैं। फॉरेस्ट हर दिन जेनी को एक लेटर लिखता है। लेटर में वो सब कुछ लिखता है जब वो पूरे दिन करता है, आज उसके साथ क्या हुआ, वो उसने क्या किया, आज क्या क्या हुआ था। लेकिन जेनी उसकी लेटर का कोई जवाब नहीं देती है। और एक दिन एक लोग जंगल में जा रहे होते हैं, तभी इन लोगों पर हमला हो जाता है। अब फॉरेस्ट के साथ जितने भी सिपाही थे वो सब भागते हैं वहाँ से क्योंकि दुश्मन बहुत ज़्यादा थे और इनके बचने की संभावना बहुत कम थी। सब लोग भाग रहे थे लेकिन फॉरेस्ट वहीं पर बैठा था। तभी उसे जेनी की वो बात याद आती है जो उसने यहाँ आने से पहले कही थी। अब फॉरेस्ट वहाँ से बहुत तेज भागता है। वो इतनी जोर से भागता है कि जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे कोई नहीं होता है। उसके साथ के सब सिपाही पीछे रह जाते हैं और वो यहाँ पर आ जाता है। तभी उसे बब्बा का ध्यान आता है और वो भागता हुआ बब्बा को वापस लेने जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसे बब्बा तो नहीं मिलता, एक दूसरा फौजी मिल जाता है जो कि जख्मी हालत में होता है। फॉरेस्ट उसे उठाकर अपने कंधे पर रखता है और उसे भागकर एक सेफ जगह पर रखा आता है। अब वो दोबारा से बब्बा को ढूंढने जाता है लेकिन तभी उसे दूसरा मिल जाता है। वो उसे उठाकर एक अच्छी जगह पर रखता है वहीं पे। ऐसे ही करके वो लगभग 4 से 5 लोगों को बचा लेता है। अब वो बब्बा को ढूंढने जा रहा होता है तभी उसे लेफ्टिनेंट डैन मिल जाता है। उसके पैरों में बहुत चोट आई होती है, वो बहुत जख्मी हालत में होता है। बब्बा उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं उठता। वो उसे मना कर देता है, मुझे मत उठाओ, मैं नहीं जाने वाला, क्योंकि उसे देश के लिए जान देनी है, वो मरना चाहता था। लेकिन फॉरेस्ट उसे उठाकर ज़बरदस्ती एक सेफ जगह पर रख देता है। तभी लेफ्टिनेंट डैन उससे वहाँ जाने से मना करता है। वो कहता है कि अभी थोड़ी देर में यहाँ पर एयरफोर्स आने वाली है और यहाँ पर बमबारी करने वाली है, इस इलाके को पूरे को उड़ाने वाली है, तुम वहाँ पर मत जाओ। लेकिन फॉरेस्ट फिर भी जाता है क्योंकि उसे अपने दोस्त की जान बचानी है। वो बब्बा को बहुत ढूंढता है लेकिन आखिर में उसे बब्बा मिल ही जाता है। वो बहुत जख्मी हालत में होता है। फॉरेस्ट बब्बा को उठाकर लाता है लेकिन बब्बा अपनी आखिरी सांसें गिरना होता है। बब्बा उससे कहता है, मुझे घर जाना है, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। फॉरेस्ट अपने दोस्त को अपने हाथों में मरते हुए देखता है। अब इन घायल फौजियों को हॉस्पिटलाइज किया जाता है और फॉरेस्ट भी वहाँ होता है क्योंकि इसी वॉर में फॉरेस्ट के बर पे एक गोली लगती है।
तो उसे हॉस्पिटल में लाया जाता है। फॉरेस्ट का मेन फोकस होता है वहाँ की आइसक्रीम पर। वो आइसक्रीम खाता है और वहाँ पर एंजॉय करता है। फॉरेस्ट के बगल में लेफ्टिनेंट डैन भी होता है। उसके पैरों में बहुत गहरी चोट होती है, इसलिए उसकी टांगें नहीं होती हैं, उनको निकाल दिया जाता है। इसलिए वो बहुत डिप्रेशन में होता है क्योंकि अब वो दोबारा से आर्मी में सर्व नहीं कर सकता। और वहीं पर हॉस्पिटल में फॉरेस्ट को जेनी के सारे खत मिलते हैं। फॉरेस्ट जो खत जेनी को भेजता था उसके रिप्लाई जेनी हमेशा देती थी, लेकिन वो लेटर फॉरेस्ट तक नहीं पहुंचा जाते। ये लेटर देखकर फॉरेस्ट बहुत खुश होता है। उसके बाद फॉरेस्ट को प्रेसिडेंट के द्वारा मेडल ऑफ ऑनर भी मिलता है। उसने बड़ी बहादुरी से उन सिपाहियों को बचाया था। वहाँ पर प्रेसिडेंट उससे मजाक में पूछती है, तुम्हें गोली कहाँ पर लगी, मुझे देखना है। फॉरेस्ट वहीं पर सबको अपना बड़ दिखाता है कैमरा के सामने, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर मजाक होता क्या है। उसी दिन एंटी वॉर रैली चल रही होती है आर्मी के मैन ऑफिस के पास। इस रैली का मेन उद्देश्य होता है जितने भी सिपाही देश से बाहर गए हैं उन्हें वापस बुलाया जाए। इस रैली का लीडर होता है एबी ऑस्टिन। वियतनाम वॉर का एक्सपीरियंस बताने के लिए वहाँ पर कुछ झूठ मूठ के सैनिक बुलाए जाते हैं और गलती से फॉरेस्ट भी उनके बीच में आ जाता है और वो वहाँ पर अपना पूरा एक्सपीरियंस बताता है। और वहाँ उस भीड़ में जेनी भी होती है और जेनी उस भीड़ से अलग होता पॉन्ड में कूद कर फॉरेस्ट को आवाज़ देती है। अब फॉरेस्ट उसे देख लेता है और भागकर जेनी के पास जाता है और उसे गले लगा लेता है और सारे की सारी भीड़ वहाँ पर क्राउड करती है। अब वो फॉरेस्ट को अपने प्रिय दोस्तों से मिलाती है और अपने बॉयफ्रेंड से भी मिलाती है। तभी फॉरेस्ट देखता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे किसी वजह से मारता है। जब फॉरेस्ट देखता है तो उसे उसके बॉयफ्रेंड को बहुत मारता है, उसे बहुत पीटता है और इसके बाद जेनी और फॉरेस्ट वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। अब ये लोग पूरी रात बातें करते रहते हैं। अब फॉरेस्ट उसे शादी के लिए पूछता है, लेकिन जेनी मना कर देती है। वो कहती है तुम्हारा रास्ता और मेरा रास्ता अलग है, तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते जाती हूँ। तभी फॉरेस्ट वो मेडल ऑफ ऑनर जो उसे मिला होता है वो जेनी को दे देता है और कहता है ये तुम्हारा है। तुम मुझे वहाँ जाने से पहले गाइड नहीं करती तो मैं शायद ये मुझे मिल ही नहीं पाता था। आज मैं तुम्हारी वजह से ही जिंदा हूँ। फॉरेस्ट और जेनी एक दूसरे को अलविदा कहकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि फॉरेस्ट को पिंग पोंग खेलना काफ़ी पसंद होता है। उसके साथ कोई नहीं होता है, तब भी वो अकेले पिंग पोंग खेलता है। धीरे धीरे वो पिंग पोंग में बहुत अच्छा हो जाता है, इसलिए गवर्नमेंट और आर्मी उसे इंटरनेशनल पिंग पोंग में भेजते हैं चाइना में। वहाँ से वो जीत कर आता है। अब वो स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी बन गया था। उसे न्यूयॉर्क में इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं डिक केविन के शो में, जहाँ पर उसका जॉन लेंट के साथ इंटरव्यू होता है। जब वो वहाँ से बाहर निकलता है तो उसकी मुलाकात लेफ्टिनेंट डैन से होती है और वो फॉरेस्ट पर गुस्सा होता है। अब कई दिनों तक फॉरेस्ट और लेफ्टिनेंट डैन एक साथ न्यूयॉर्क में रहते हैं। अब हम देखते हैं कि फॉरेस्ट को आर्मी से डिस्चार्ज मिल चुका है और वो अपने घर लौटता है। जब वो अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ पर कई ब्रांड अपना एडवर्टाइजमेंट करवाने के लिए उसके घर आए होते हैं। उसकी माँ के कहने पर वो एक ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट कर देता है और इसके लिए उसे $25,000 मिलते हैं। वो उस $25,000 में से एक बोट खरीदता है ताकि वो झींगे का बिजनेस शुरू कर सके और जो भी पैसे बचते हैं उन्हें वो बब्बा के घर पर उसकी माँ को दे देता है। जब वो पैसे देने में बब्बा के घर जाता है तो उसकी माँ कहती है क्या तुम बेवकूफ़ हो? तभी फॉरेस्ट कहता है बेवकूफ़ उतना ही जितनी वो बेवकूफ़ी करे। बब्बा की माँ उससे ये इसलिए कहती है क्योंकि बब्बा बस दुनिया में नहीं होता, लेकिन वो फिर भी उसे पैसे देने जाता है। अब वो अपनी बोट पर झींगे पकड़ना शुरू करता है, लेकिन उसे ज़्यादा झींगे नहीं मिलते हैं। उसके पास बहुत कम आ पाते हैं क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन बहुत होता है। वहाँ पर कई बोट्स होती हैं जो झींगे पकड़ती हैं। अब कई महीने तक ऐसे चलता रहता है, लेकिन एक दिन उसके पास लेफ्टिनेंट डैन आता है और वो भी उसके साथ बिजनेस में जुड़ जाता है। ये दोनों बोट पर झींगे पकड़ने जाते, लेकिन अभी भी इन लोगों को कुछ नहीं मिल पाता। एक शाम वे लोग बीच समुद्र में होते हैं और तभी काफ़ी तेज़ी से तूफान आता है। उन दोनों को लगता है कि आज की रात हम दोनों की आखिरी रात है। जब तूफान आ रहा होता है तभी डैन कहता है कि हे भगवान, अगर तू है तो तू इस नाव को डुबा दे। वो ऐसे भगवान से काफ़ी झगड़ता है और कहता है कि तूने मुझे ऐसी ज़िंदगी क्यों दी है, तूने मेरे पैर क्यों ले लिए। अगली सुबह सब कुछ शांत हो जाता है। दोनों झींगे पकड़ने जाते हैं तो इनकी बोट पर बहुत सारे झींगे आ जाते हैं और उस रात तूफान में किनारे पे जितने भी बोट थे वो सब डिस्ट्रॉय हो चुके थे। बस इन्हीं की बोट बीच समुद्र में थी, इसलिए बच जाती है। अब केवल पूरे उसमें इन्हीं की बोट बची है। अब सारे के सारे झींगे इनके हो जाते हैं क्योंकि इनकी कंपटीशन में कोई होता नहीं है। अब जल्दी ये लोग बब्बा शिपिंग कंपनी नाम की एक कंपनी खोलते हैं। अब ये लोग इसमें बहुत पैसे कमाते हैं और जितने पैसे इनके पास आते हैं फॉरेस्ट इनको 3 हिस्सों में डिवाइड करता है। उसमें से एक हिस्सा वो बब्बा की मम्मी को भी देता है। अब इन लोगों का झींगे का बिजनेस काफ़ी अच्छी तरह से चल रहा होता है। लेफ्टिनेंट डैन फॉरेस्ट को थैंक यू कहता है क्योंकि उसने उस वॉर में उसकी जान बचाई थी। इसके लिए उसे कभी आज तक थैंक यू नहीं कहा था। वो उसे हमेशा बुरा भला ही कहता रहता था। अब एक दिन फॉरेस्ट बोट पर झींगे पकड़ रहा होता है, तभी उसके असिस्टेंट का फ़ोन आता है, तुम्हारी माँ बहुत बीमार है,
वो भागकर अपने घर चला जाता है। उसकी माँ कैंसर की वजह से कुछ ही दिनों में गुजर जाती हैं। लेकिन उसकी माँ के कुछ शब्द होते हैं जो वो हमेशा कहा करती थी कि ज़िंदगी चॉकलेट का डिब्बा होती है जिसमें अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं। तुम्हें नहीं पता होता कि तुम्हें कौन सी फ्लेवर की चॉकलेट मिलने वाली है। इसके बाद फॉरेस्ट का अपने बिजनेस में मन नहीं लगता। वो अपने घर पर ही रहता है। इसलिए डैन उस कंपनी की ऑनरशिप ले लेता है और जितनी भी इनकी इस कंपनी की शेयरिंग होती है उसे डैन एप्पल कंप्यूटर्स में लगाता है और आगे एप्पल कंप्यूटर्स को काफ़ी प्रॉफिट होता है। इससे ये लोग मिलियनर्स बन जाते हैं और अभी भी फॉरेस्ट अपने हिस्से में से आधा हिस्सा वो बब्बाई फैमिली को देता है ताकि वो अच्छी ज़िंदगी जी सकें। अब एक दिन जेनी फॉरेस्ट के घर आती है और उस दिन वो दोनों एक साथ रहते हैं। लेकिन सुबह होने से पहले जेनी घर छोड़कर चली जाती है। फॉरेस्ट को इससे बहुत दुख होता है। उसकी माँ कहती थी कि अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो भूतकाल को पीछे छोड़ना होगा। इसलिए वो भूतकाल को पीछे छोड़ने के लिए दौड़ पड़ता है। वो बहुत दौड़ता है, जहाँ उसे रास्ता दिखता है वो वहाँ भागता ही रहता है। वो कई समुद्रों किनारे पर कई दिनों तक दौड़ता रहता है और अब टीवी रिपोर्टर्स उसे टीवी पर कास्ट करने लगते हैं। वो कहते हैं उसके साथ साथ दौड़ते दौड़ते उससे सवाल पूछते हैं कि आप क्यों दौड़ रहे हैं, आप किसी के लिए आंदोलन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप ब्लैक लोगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, क्या आप औरतों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन वो किसी को कोई सवाल का जवाब नहीं देता है। वो सीधा दौड़ता ही रहता है बस, और उसे कई लोग फॉलो करने लगते हैं। वो ऐसे ही लगातार 3 साल तक दौड़ता रहता है, देश के एक कोने से दूसरे कोने तक। अब वो थक कर वापस अपने घर चला जाता है और ये पूरी कहानी वो अपनी बगल में बैठी आंटी को सुना रहा था और वो उस आंटी को अपनी और डैन की फ़ोटो भी दिखाता है। वो आंटी उससे काफ़ी इम्प्रेस होती हैं और वो आंटी को बताता है कि वो यहाँ पर क्यों बैठा है। पता है कि जेनी ने उसे लेटर लिखा था, उसने बुलाया था। लेकिन जब वो आंटी वो एड्रेस देखती है वो कहती है ये एड्रेस तो वहीं पास में ही है, तुम्हें बस से जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसे ही पहुँच सकते हो। और तभी वो जेनी घर पर पहुँच जाता है। वो देखता है कि जेनी बिल्कुल बदल चुकी थी। वो एक बिजनेस का जॉब करती है। अब जेनी फॉरेस्ट को उसके बेटे से मिलाती है। अब फॉरेस्ट उसको देख कर काफ़ी इमोशनल हो जाता है और फॉरेस्ट जेनी से पूछता है क्या मेरी तरह पागल है, बेवकूफ़ है। तभी जेनी कहती है नहीं, ये बहुत स्मार्ट है, इसे कोई बच्चा तंग नहीं करता है। अब फिर जेनी और फॉरेस्ट की शादी हो जाती है। तीनों एक साथ रहने लगते हैं। जेनी की 2 साल बाद एक वायरस की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब लास्ट में हम देखते हैं कि फॉरेस्ट अपने बेटे को स्कूल बस तक छोड़ने जाता है और यहीं पर हो जाता है इस कहानी का दी एंड।